वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात थी वो यूनाइजेशन और डॉलराइजेशन के दरमियान जो इस वक्त मामला जारी है उसके ऊपर हो रही थी। फारूकी साहब कहते हैं कि अमेरिका खौफनाक ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं। लेकिन ईरान ने जो मुज़ाहमत दिखाई है वो भी इस वक्त एक नया स्टैंडर्ड बहरहाल उसने दुनिया में कायम किया है, और उसकी वजह भी शायद उनकी डिसेंट्रलाइजेशन और उनका डिफेंस का सिस्टम है। मैं कर्नल साहब आपके पास आऊँगा। ये ज़रा थोड़ा सा ये जो बात हम कर रहे थे कि ये जो जो रेजिस्टेंस ईरान ने दिखाई है, यकीनन चीन है, रूस है, ये उसकी बैक पर मौजूद हैं, उनकी जो ट्रेड है सारा कुछ है, असलहा लेते हैं, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन जो डिफेंस का सिस्टम इस वक्त डिज़ाइन किया है इसराइल ने, क्या ये जो गारंटी है खलीजी ममालिक को, क्योंकि अमरीकी अड्डे एक्चुअली तो कायम ईरान के डर से ही हुए थे वहाँ पर, इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ईरान को जो गारंटी देनी चाहिए खलीजी ममालिक को, क्योंकि अगर ये मामला सॉर्ट आउट होता है तो जिस इस्लामी इत्तेहाद की या इस्लामी इत्तेहाद की बात कल चारों वज़राए ख़ारजा के इजलास में की गई है उसमें भी कोई पेशरफ्त हो सकती है। ये ज़्यादा बेहतर नहीं है ईरान के लिए ऑप्शन कि वो जो है वो जो जितनी भी खलीजी ममालिक हैं उनको ये गारंटी करे कि अगर अमरीकी अड्डे यहाँ नहीं होंगे तो उन ईरान की तरफ से किसी किस्म का अग्रेशन शो नहीं किया जाएगा इन तमाम रियासतों के लिए। बाकी फिर इसराइल के ऊपर मजीद दूसरा जो थ्रेट है उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ये बताइए कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। अर्ज करूं कि ये जीसीसी के ममालिक की अगर हम बात करते हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि इनके पास अल्लाह ताला ने बेतहाशा वसाइल से एक लिहाज से नवाजा है। बट दैन दी प्रॉब्लम इज कि ये किसी सूरत के अंदर भी क्योंकि बेतहाशा पैसा आ गया, उस तरह की मेहनत इनको नहीं करनी पड़ी, तो नतीजतन हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कि हम पैसे तो दे देंगे, हमारा डिफेंस कोई और आके संभाले। नो, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका तो जिसको कहते हैं कि वो चौधरी बना हुआ था, उसने सऊदीया में अड्डे खोले, कतर के अंदर उसका जो जाल अड्डों का बिछा हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, कवैत के अंदर, यू नेम एनी कंट्री दैट वे, बहरीन की आप बात करें। नो, ये है सबसे बड़ा बिगेस्ट इशू आई वुड से। और उससे मैं लिंक करूंगा आपको, बिल्कुल आपका ये कहना भी बजा है कि जी ये सारा कुछ हुआ है इसके अंदर क्योंकि ईरान का थ्रेट है। ईरान का थ्रेट बिल्कुल आप कह सकते हैं, बट अब नो इस वक्त आप समझते हैं कि ये सारे गुत्थम गुत्था एक लिहाज से अपने साथ ये रियलाइजेशन, अगर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो इस वक्त जो ईरानी लीडरशिप है ये उनको भी एक लिहाज से पता है। और मेरा ख्याल है पिछले चंद सालों के अंदर ईरान की लीडरशिप के अंदर आपने बड़ी तब्दीली महसूस की होगी। आपने ईरान को, सऊदी अरब को एक दूसरे के नजदीक आते हुए देखा होगा। जी, लेकिन चाइना ने। इससे हटके अगर आप जनरली हम बात करें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप ये कहते हैं कि कौन सा मुल्क है जो तमाम ममालिक पे एक लिहाज से तबाही और कहर बन के टूटा, तो वो तो अमेरिका है। यानी जी आप ये कह सकते हैं अमेरिका जो है अनफॉर्चुनेटली दुनिया का एक बहुत बड़ा गुंडा मुल्क है। आप उंगलियों पे गिनना शुरू करें, आप इराक की तरफ चले जाएं, आप लीबिया की तरफ चले जाएं, आप सीरिया की बात करें, लेबनान के अंदर देखें क्या सिचुएशन एक लिहाज से बनी हुई है, या तो वियतनाम के अंदर एक लिहाज से उनको हार हुई कई सालों के बाद, या फिर आप ये फील करते हैं कि जो उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की हुई थी वो ईरान ने, मैं समझता हूँ कि उनको एक लिहाज से जवाब दिया, विच दे नेवर एक्सपेक्टेड, ना इसराइल ने और ना आप ये कह सकते हैं कि नेतन्याहू ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो जिस तरह उनके साथ हुआ जिस तरह, यानी और जो उनका एक इंटरनल सिस्टम जो डिवाइस किया ईरानियन ने, मेरा ख्याल है इट इज़ नॉट ओनली आप अमेरिका या इसराइल की बात करते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने दारुल हुकूमत है उनको परेशान कर दिया कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी एक लिहाज से लेकर आ गए हैं कि वो चारों तरफ यानी जीसीसी के ममालिक के ऊपर भी, और वो अड्डे जहाँ पे अमेरिकन मौजूद हैं वहाँ पर कामयाबी के साथ एक लिहाज से अटैक कर रहे हैं। और साथ ही इतना दूर अगर इसराइल है तो इसराइल के ऊपर भी हाँ जी। वो समझ लें कि बहुत कामयाबी के साथ जहाँ जहाँ उनके टारगेट जो सेलेक्ट करते हैं ये सारा कुछ हो रहा है। अगेन आई वुड से इस सारी चीज के पीछे आपको सिर्फ एक्चुअली एक ही मुल्क नजर आएगा, अगेन आई वुड से, एंड दैट इज दी अमेरिका। और अगर ईरानी उनको कहते हैं ना कि शायद बुजुर्ग शैतान, तो बिल्कुल को गलत बात एक लिहाज से नहीं करते, दैट इज द रीजन। और बिल्कुल मैं फारूकी साहब की भी यहाँ पर तारीफ करूंगा कि ये सारी अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव इसका देखें तो अब तो उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कह दिया कि नहीं जी हम तो एक्चुअली ईरान से तेल लेना चाहते हैं। ये कुछ उसने वेनेजुएला के अंदर किया, एक सोच है, वहां पे उनके थिंक टैंक काम करते हैं और उसी के साथ एक लिहाज से आगे चलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इससे
जो इससे पहले के एक्चुअली अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनके अंदर फिर भी थोड़ा सा कुछ सेंस प्रिवेल करता था। इस लेकिन हद असद तक एक साहब अगर लिहाज से ना खार्ग अपने पे मुल्क को हमला, लेकर गए और ना इस हद तक इसराइल की अगर इस वक्त खार्ग पे जी हमला जी। करता है अमेरिका, जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, ईरानी उसको डिफेंड करने में कामयाब रहते तो फिर अमेरिका के पास क्या चॉइस बचेगी? देखिए ना, पहले तो आपसे मैं ये कहूँ कि इसमें अगेन मैं रेफर करूंगा फारूकी साहब को। आप अभी तक हम इसको उस तरह तो सर्टेन नहीं कर सकते कि जी ईरान जीत गया है। अगर चलो ईरान नहीं जीता तो नो वन कैन से कि नहीं जी अमेरिका या इसराइल जीत वो गया। भी, नो, हाँ, ऐसा भी कुछ वो भी नहीं नहीं है। जीत सके। सो दैट मीन कि अगर रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग है ईरान की तरफ से, तो ये तो थोड़ा सा पॉइंट हम उसको दे सकते हैं कि नहीं, ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट किया, जिस तरह अपने आप को मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको बिल्कुल ताबड़तोड़ हमले करे। इट्स नॉट ओनली दैट ईरान इज टेकिंग इसराइल ओनली, मतलब जहां जहां पे अमेरिकन अड्डे हैं वो हर जगह पे एक लिहाज से अटैक हो रहे हैं। और इनकेस अगर ये जंगबंदी ऐसे होती है हौच पौच मामला के अंदर, तो मेरे ख्याल है फिर भी ठीक नहीं होगा। इन सारी चीजों को बेहतर करना पड़ेगा और जीसीसी के जो ममालिक हैं उनको भी बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ये किस हद तक एक लिहाज से चलेंगे। आफ्टर उनके अपने डिफेंसेस हैं, उनको 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 सारा खुद संभालना पड़ेगा। और आई वुड से कि जी अपना डिफेंस यानी अपना मुल्क है, अपने पैसे हैं, तो डिफेंस बोलो जी पड़ोसी या बाहर का कोई मुल्क आके करे, इट्स नॉट पॉसिबल। उनको सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। और एक और भी मैं आपसे बताऊं, no, this is actually the best opportunity available to all these GCC countries कि किसी सूरत के अंदर भी वो इस अमेरिका से अमेरिका से, इस जान छुड़ा लें। शैतान मुल्क से जंग छुड़ाने, अगर ये एक दफा करने में कामयाब हो गए, आई एम श्योर ये रियलाइजेशन ईरान के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर भी मौजूद है कि वो हर वक्त लड़ नहीं सकते, उनको एक लिहाज से एक दूसरे के साथ ठीक है, साथ चलना है। ठीक, मेरा ख्याल है ये बहुत बेहतर ठीक है, ममालिक के आपका पॉइंट लिए आ गया। मैं चाहूंगा, मैं ईरान। थोड़ा सा फारूक साहब, ये जो आपने यूनाइजेशन की बात की, डॉलराइजेशन, ये सारे जानते हैं पेट्रो डॉलर का मामला है। अमेरिका पेट्रो डॉलर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और ये बात भी दुनिया के सामने आ चुकी हुई थी जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे और ईरान जो है वो तकरीबन मान गया हुआ था यूरेनियम अफजूदगी ख़त्म करना। ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है। तो तब भी ये बात कही जा रही थी कि असल में अमेरिका का हदफ जो है वो ऑयल है, एक्चुअली ये ऑयल का मामला है। तो अब ये जो हम जिस सिचुएशन में, जो सवाल मैंने असद साहब को किया था वही आपको भी करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए खार्ग पे हमला करते हैं, ग्राउंड ट्रूप्स उतारते हैं, वो यूरेनियम अफजूदगी तो, अफजूदा यूरेनियम तो एक साइड पे है, लेकिन अगर ये तेल का मामला है, सिर्फ तेल के लिए ये कोशिश करते हैं और ईरान नहीं करने देता, तो फिर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? फिर कम मामला किससे बजाएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं और दोनों बड़ी ख़तरनाक हैं। पहली बात तो यह है कि उसका जो है वो ट्रूप्स उतारना, इसमें एक ज़मीनी जंग शुरू हो सकती है और इस ज़मीनी जंग में अमेरिका के जीतने के चांसेस मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आते। और ये मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं तो कोई जंगी अमूर का माहिर नहीं हूँ। वो लोग जो दुनिया भर में तजिए करते हैं, खा उनका ताल्लुक यूरोप से है या रशिया से है, चाइना से है, उनका ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ी आर्मी चाहिए ईरान जैसे मुल्क को शिकस्त देने के लिए। अच्छा, वो तकरीबन बरतानिया का तो ये ख्याल है कि 10 लाख फौज चाहिए। हाँ जी। अच्छा, अब अगर 10 लाख फौज नहीं, लेकिन अमेरिका ने अब कुछ जगह सेलेक्ट किया है, कुछ सॉफ्ट वैलीज जो है ना, उसने वो अपने टारगेट रखे हैं सामने। उसका ख्याल ये है कि खार्ग जो है इस पर हमला करके इस पर कब्जा करे। अगर कब्जा नहीं होता तो वो यहाँ पे तमाम जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको तबाह करने की कोशिश करेंगे, बल्कि इसको तबाह कर देंगे। और इसका एक सबूत ये है कि जो इसराइल का एक साबिक वज़ीर आज़म है, मेरे ज़हन से उसका इस वक्त नाम निकल रहा है, लेकिन उसने अभी कल ही जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि कुछ भी दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इस बात के कि खार्ग में तमाम तनसीबात को तबाह कर दिया जाए। अच्छा, दूसरी एक बड़ी खौफनाक बात यह है कि न्यूक्लियर अटैक का जो एक है, जो ख़तरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। केमिकल वेपन्स से अलग बात, जो एटमी असले का इस्तेमाल है वो, उसका ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। अगर ईरान की ये मुज़ाहमत जारी रहती है तो अमेरिका खुद से ना सही, वो इसराइल से ये काम करवा सकता है। और इसराइल, अमेरिका खुद तो कर ही चुका है, हमारे सामने है। ये इस बात का भी ख़तरा बढ़ जाता है। अच्छा, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इस पूरे खित्ते को एक तवील अरसे के लिए। लेकिन फारूक साहब, ईरान ने अटैक इसराइल पर किए हैं, और जो इसराइल लबनान में अब जो सिचुएशन है, इसराइल खुद हमें जो सिचुएशन इसराइल में आ रही है वो को बहुत बेहतर पोजीशन में नहीं है इस वक्त इसराइल। मैं फिर आपसे अर्ज करूं,
यानी अगर उस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करेंगे जब मैं ये कहता हूं कि जिस चीज को अपने लिए बहुत डेंजरस कहते हैं, वहां 2 लोग मर जाते हैं ना, ज़हन में रखें ना। हाँ। इसराइल में 2 लोग मर जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे ऊपर तबाही और बर्बादी हो गई, हमारी नस्ल खुशी शुरू हो गई। इसराइल ये ड्रामा करता है। हाँ। आप ये अंदाजा करें ना कि जब फिलिस्तीन के अंदर गजा में हाँ जी, जब उन्होंने 70,000 लोगों को शहीद कर दिया, ये नस्ल खुशी नहीं है। नस्ल खुशी कल भी जो वो क्या नाम है जो प्राइम मिनिस्टर था टोनी ब्लेयर, हाँ। इंग्लैंड का, उसने कल भी ये कहा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि गजा में नस्ल खुशी हुई है। मैं तो ये मानता हूं कि जो नस्ल खुशी की कोशिश की गई इसराइल के अंदर, जो हमास ने अटैक किया था और वहां से वो नस्ल खुशी है। अच्छा। सो ये चीजें जो हैं इनको समझने की जरूरत है। वो 2 लोगों के मरने को दुनिया भर में एक इशू बना देते हैं। यहाँ मुसलमानों के 200, 400, हजारों लोग जो हैं शहीद हुए हैं, उनको नहीं वो बनाया जाता। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि ये जितना भी तनाज़ा है, इस तनाज़े को अगर तो इसराइल ईरान की मुज़ाहमत मैं कहता हूँ जारी रहनी चाहिए, पर जो उनकी सिफारती कोर है उसको आगे बढ़ना चाहिए। जो ईरान की हुकूमत है उसमें जो सिविलियन चेहरे हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जंग जीतना सिर्फ और सिर्फ ये तरीकाकार नहीं है कि आपने महाज पे ही जीतनी है। आपके सामने कई टेबल होते हैं, आपने टेबल पे भी जीतनी है, आपने मैदानी जंग में भी जीतनी है। सो इस वक्त जो एक मौका मिलना चाहिए सफारतकारी का, पाकिस्तान ने ये जो 3 मुल्कों के साथ तावन लिया और जो इनिशिएटिव शुरू किया, पूरी दुनिया में उसको वाह भी हुई। अब इस पे ईरान जो है उसके अगर पासदारान या अस्करियत पसंद या ज़्यादा रिजिड या ज़्यादा जो सख्तगीर अनासर हैं, उनकी बजाय वो एलिमेंट आगे आए जो मामलात को कुछ 2 की बुनियाद पर तय करें। कोई ज़रूरी बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है कि अमेरिका की शराइत मान ली जाए। अमेरिका की शराइत को मानना तो ये है कि एक मुल्क को उसके हाथ पांव काट दिया जाए, ये ईरान भी तस्लीम नहीं करेगा। इंसाफ पसंद दुनिया का कोई नहीं। यहाँ मैं थोड़ा माजरत चाहूंगा, आपको काट रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कि पासदारान इनकलाब का जो भी स्टेटमेंट है अपनी जगह, जिस तरह ट्रंप साहब जो भी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि जी ये स्पीकर, ईरानी जो स्पीकर हैं, उन्होंने उनके कहने पर ये पाकिस्तान के झंडे लगे, वहाँ से जहाज़ निकले और 20 जहाज़ हमारे निकलवाए, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल साइड है, या सफारती साइड है, या डिप्लोमेटिक, वो अपना असर रखती है। पासदारान इनका फैसला नहीं। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भी इसके साथ ही इंपॉर्टेंट एक बात और है कि ये आपको याद है कि जो इससे पहले अमेरिका और ईरान की सफारतकारी हो रही थी इस जंग शुरू होने से पहले, उसमें वेटकॉफ और कुशनर, ये 2 थे वहां उनके नुमाइंदे। इन दोनों की मौजूदगी में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और क़यादत को भी शहीद कर दिया। अच्छा, अब ईरान ने उस क़यादत, उनके साथ मुज़ाकरा से इनकार कर दिया। अब अमेरिका में एक तीसरा शख्स है जो नायब प्रेसिडेंट उनका है, जेडी वेंस जो है, ये वाहिद शख्स है पूरी प्रेसिडेंट की टीम में जो ईरान के ऊपर हमले की मुखालफत कर रहा था। हाँ। अच्छा, अब मुज़ाकरात के लिए वहाँ से अमेरिका से जिस पर ईरान ने भी आमादगी जाहिर की है, वो जेडी वेंस है और उसकी टीम में जो लोग भी शामिल हो गए। इसी तरह से अगर ईरान में से ऐसे लोग सामने आते हैं जो मामलात को हल करना चाहे, मैं फिर ये कहूँ, ईरान तो हर सूरत जंगबंदी चाहता होगा, लेकिन जितना नुकसान ईरान को पहुँच चुका है, इस नुकसान को मजीद बढ़ाने की बजाय इस मामले को यहाँ पे रोक के कोई ऐसा इस पे रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें ना सिर्फ ये कि ईरान पर जारहियत रुक सके, बल्कि दूसरी बात ये कि जो नाजायज एक साथ देता है इसराइल का अमेरिका, उसमें भी कमी है। ये उसमें भी तो अब काफी और अमेरिका के अपने अंदर से इतनी आवाजें हैं, सेनेटर्स बोल रहे हैं, जो है इसको कम किया जाए। लेकिन ये बात याद रखें, अमेरिका वो पसपाई नहीं कभी सोच भी सकता, और ना हमें अभी इस वक्त सोचना चाहिए, जिसमें यह हो कि अमेरिका इस इलाके से फरार हो जाएगा। इलाके से फरार का मतलब यह है कि जो मुआशी ढांचा, जो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने पिछले 75 साल से 80 साल से दुनिया पर नाफिज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो बनती है ना। ये जो बात फारूकी साहब ने की है, कर्नल साहब, ये बड़ी अहम है। देखिए, जो जहां तक ईरान ने रेजिस्टेंस शो करनी थी कर दी, उसने अपने आप को सर्वाइव भी करवाया है, दुनिया को पैगाम भी दिया है, और इसी वजह से, उसकी इस रेजिस्टेंस की वजह से आज हम पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो सफारती तरीके से मामलात हल हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात इसराइल और अमेरिका को भी रियलाइजेशन है कि कम से कम इस बार वो अभी फिलहाल वो इस अपने मफादात को पूरे तरीके से शायद वो जिसे कह लीजिए कि पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। तो
ये इस मौके का फायदा ईरान को उठाना नहीं चाहिए और उसे कोशिश करनी चाहिए कि ये सफारती जो जिस तरह भी जिस भी लेवल पे होते हैं जो जिसको वो तस्लीम कर सकता है उसको तस्लीम करके, क्योंकि उसकी यही जीत है कि वो यहां से बचकर निकल जाता है। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि किसी सूरत के अंदर भी एक जंग को ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, और ईरान को डेफिनेटली उनकी भी रियलाइजेशन है कि ऑलमोस्ट कोई 1 लाख के करीब जो है वो टारगेट्स इंगेज हो चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बेताशा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बट आई वुड से कि इसको थोड़ा सा आप एनालाइज तो करें। जब ये जंग इवन शुरू हुई थी और उससे पहले भी जब पिछले साल जून में भी सारा कुछ हुआ था, तो और इवन आई वुड से कि अगर फारूकी साहब को भी याद हो थोड़ा सा, जब हम इवन बच्चे होते थे 5वीं 6ठी जमात के अंदर होते थे, तो हमारे बड़े भी बैठ के बात करते थे जी कि इजराइल एक मुल्क है, देखें जी वो सारे मुसलमान इकट्ठे होकर उसको कुछ नहीं कर सकते। और वो ही सारी चीज, यानी हम बड़े होते चले गए, वो खतरा कहते हैं कि आप और एक लिहाज से बड़ा होता चला गया, और इन्होंने एक जिसको कहते हैं ना एक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी क्रिएट कर दिया इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड स्पेशली द वर्ल्ड, कि जी इजराइल को तो कोई छेड़ नहीं सकता, अमेरिका तो भी छोड़ ही दे, उसकी सारा जो कुछ है वो तो तबाही और बर्बादी का एक लिहाज से तूफान एक लिहाज से साथ लेकर आ सकता है। एक हमें ये याद रखने की जरूरत है, जो चौधरी है ना, चौधरी को बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ रहे हैं इस वक्त इस जीसीसी को संभालते हुए, और जिस तरह वो एक लिहाज से ईरान के ऊपर हमलावर हुआ है। आई वुड से कि ये जो बात आज आपसे मैं कर रहा हूँ कि जन्नाटेदार थप्पड़ ईरान उनको डेली बेसिस पे रसीद कर रहा है, मे बी ये 28 फरवरी को या 1 मार्च को तो शायद ये बात मैं इस तरह ना कर सकता, बट आई से कि ईरान ने प्रूव किया अपना मैटर, उन्होंने प्रूव की अपनी एक रेजिस्टेंस, और जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया, आई वुड सिंपली से कि शायद दुनिया के किसी और मुल्क ने इस तरीके से रिटेलिएट या तो अमेरिका को किया हो या अमेरिका की आंखें डाल के उन्होंने जवाब दिया हो। आप सोचे ना, ये लगता बड़ा आसान है, मतलब 47 साल हो गए, हम तो एक फोन पर ढेर हो जाते थे, हमें तो याद है वो एक फोन आता था और हम जो है वो हर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो भी क्योंकि मशाद भाई ऐसी सारी बातें लगी कि एक फोन आता था तो ढेर हो मतलब जाते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉमन ये जब 9/11 की सिचुएशन नहीं सुनिए, मैं यहाँ भी कहना चाहूंगा, 9/11 जब ये हुआ तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इंडिया ने कहा था जी आप आ जाएं और बैठ के सारी की सारी चीजें हल करें और ओवरऑल पूरी दुनिया को देखें वो किस तरह से अमेरिका के आगे पीछे चली जा रही थी। मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि अगर इससे पहले जितने भी लोग गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका ने अगर कोई फायदे उठाए तो मेरे ख्याल है हमने उससे ज्यादा एक लिहाज से फायदे उठाए हैं। और अभी नो द सिचुएशन इज कि जैसे आपके अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं कि बिल्कुल, और पाकिस्तान ने ये जो सफारतकारी के अंदर एक मैं समझता हूँ कि बड़ी समझदारी के साथ एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ईरान को भी सारी चीज़ कुछ समझ है, ईरान को भी ये पता है कि इतना लंबा उनको नहीं चलना चाहिए, और बिल्कुल उनको फेस सेविंग आई वुड सिंपली से आई बिलीव कि हाँ वो इस चीज़ के ऊपर भी सोच रहे हैं। और ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करें, हाँ उसका कोई ट्रस्ट है पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर, स्पेशली मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर। और दिस इज द टाइम के जहाँ पर अब हम कहने को तो हम कह सकते हैं कि ईरान बड़ा मुल्क है, ये कर देगा, वो अमेरिका बड़ा मुल्क है, सारा कुछ कर देगा, बट प्रैक्टिकली टॉकिंग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इन हॉट वाटर्स में आपसे बताऊं, पूरा अमेरिका उसके खिलाफ एक जी मिड टर्म इंतखाबात में बड़े मसाइल हो सकते हैं उनके लिए। दूसरी चीज मैं आपसे बताऊं नौशाद साहब के इससे पहले जो कुछ अमेरिका करता रहा ना वियतनाम के अंदर, ये बाकी दूसरे ममालिक के अंदर, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, ये इस तरह लोगों की रसाई उस तक नहीं थी। अब आम आदमी जो है, मैंने आम अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो भी इसको अब वे आउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज अमेरिका डूइंग, ये मतलब अमेरिकन सोल्जर या वो लोग क्यों जाके वो लुकमा बने दूसरे मुल्कों का करते हुए। अब ये चीज अमेरिका के लोगों की समझ में भी आना शुरू हो गई है। एंड आई वुड से अब वो चीजें उसके खिलाफ एक लिहाज से जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक तस्करा किया, मिड टर्म इलेक्शंस की भी आप बात करते हैं, डेफिनेटली वहां भी चीजों को तब्दील होते देखेंगे। इसकी रेटिंग तो देखेगा, अप्रूवल रेटिंग तो डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से गिर रही है जी, बहुत तेजी से। जल्दी बात बताइए, पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, इज अ क्रिमिनल माइंडेड काइंड ऑफ अ पर्सन, ये हमें सोचने की जरूरत है। और जब से स्पेशली अब ये आया सेकंड टर्म के अंदर, इस प्रेसिडेंसी के अंदर, इसने कौन सी चीज नहीं की। आप रशिया को ले लें, आप मतलब चाइना की बात करें, ट्रेड वॉर की बात करें, कनाडा की बात करें,
ग्रीनलैंड की बात करें, मतलब ऐसा लगता है कि एक वाकई एक सेटनिक फोर्स जो है वो आके प्रेसिडेंसी के अंदर एक लिहाज से बैठ गई ठीक। है। हमें बगैर किसी हीरो जितनी सारी बातें करनी चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए कि यस, डोनाल्ड ट्रंप जो है और ये नेतन्याहू, ये दोनों जिसको कहते हैं कि शायद एक ही माँ के एक लिहाज से बच्चे हैं, ठीक। इंतहाई शैतान लोग हैं, और अल्लाह ताला अमेरिकन को, इसराइलियों को भी शायद इनसे बचाए। व्हाट टॉक ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल असद साहब, आपने हमें वक्त दिया। बड़ी जैसे कह लीजिए सेरासल गुफ्तगू भी इस मामले पे हुई। नगमाना हाशमी साहिबा तकनीकी खराबी की वजह से दोबारा वो ज्वाइन नहीं कर सके। खालिद फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ ये बात तो हमारे सामने है, सफारती कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और कहा भी यही जा रहा है कि ये जंग जल्द अज जल्द बंद हो जानी चाहिए। अगर ये जंग तिवालत पकड़ती है, कुछ दिन और चलती है, तो इसके मुआशी असरात जो होंगे वो बहुत सी दुनिया की मईशतों को, कई ममालिक जो हैं वो दिवालियापन तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर डॉलर जो है वो, ये तेल है वो 100-200 डॉलर पर बैरल पर चला जाता है, और जो आपके यहाँ जिस तरह फर्टिलाइज़र नहीं है, गैस की वजह से मिल नहीं रही, और आपकी कमोडिटी का क्राइसिस शुरू होता है, आपकी फूड सिक्योरिटीज़ जो ममालिक की हैं वो एट स्टेक चली जाती हैं, तो मामलात जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं। पाकिस्तान इस वक्त इनसे नबरदाज़मा होने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी गवर्नेंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत मैनेज कर रही है, बचत प्लान भी दे रही है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ, आज भी ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को फौरी तौर पर IPP से जो मुआहदे किए हैं उन्हें भी जो प्री मेच्योर करते हैं, जिस तरह से कतर ने जो मुआहदे ख़त्म किए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि उन मुआहदों को ख़त्म कर दे। क्योंकि वो हमारे यहाँ जो ये तवानाई के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, इस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, उस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि वो IPPs जो हैं वो अपने असल इन्वेस्टमेंट, अपनी असल सरमायाकारी से बहुत ज़्यादा पहले ही कमा चुके हैं। तो शायद उनको अगर ये रिटायर कर दिया जाए मुआहदों को और उनको उनसे माजरत कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके अवाम को खासा रिलीफ मिल सकता है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह निगहबान।